मीर हादी एक कामयाब बिजनेस टाइकून लेकिन साथ साथ बहुत सफाक था। दुनिया उसके कदमों में झुकी हुई नजर आती, लेकिन वो उसे जूते की नोक पे रखता था। वो समझता था कि पैसा ही सब कुछ है। वो पैसों के बलबूते पर पूरी दुनिया खरीद सकता था। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि कुछ लोग और चीज़ें बकाऊ नहीं होती, और ये बात उसे बहुत जल्द समझ आने वाली थी। लड़कियां इससे बात करने और उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए तरसती थी, लेकिन वो लड़कियों को सिर्फ टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता था। वो किसी भी लड़की के साथ एक रात से ज़्यादा नहीं रहता, बस अपना मतलब निकालता और उस पर मुंह पर पैसे फेंकने के बाद चला जाता, और दोबारा कभी ना देखने के लिए। उसका कहना था, वो लड़की बनी ही नहीं जो मेरे काबिल हो, जो मेरे दिल को छू जाए। हर लड़की बस पैसे की भूखी है। जब तक चाहो इस्तेमाल करो, जब दिल चाहो बढ़ जाए तो उसे इसकी कीमत अदा करो और ख़ुद के लिए नया शिकार ढूंढो। लेकिन ये सिर्फ उसकी खामख्याली थी, एक ऐसी हकीकत से अनजान जिसने उसके गुरूर को एक दिन तोड़ देना था। मीर हादी अपने घर में अकेला रहता था। उसके वालिदैन बिजनेस के सिलसिले में ज़्यादातर बैरून मुल्क होते थे। पाकिस्तान में बस तो साल में एक दो बार आते थे, वो भी बस कुछ दिनों के लिए। और पाकिस्तान में सारा बिजनेस मीर हादी ने ही संभाला था। मीर को अपने लिए एक असिस्टेंट की ज़रूरत थी, और उसने अपने ऑफिस में असिस्टेंट के लिए एक इंटरव्यू रखा, क्योंकि इसकी पुरानी असिस्टेंट शादी के बाद दूसरे शहर जा चुकी थी। इसी दौरान एक लड़की जिसका नाम मीरब था इंटरव्यू के लिए आई। मीर ने सबका इंटरव्यू लिया, और जब मीरब ने ऑफिस में दाखिल होने के लिए इजाज़त तलब की तो मीर ने इजाज़त देने के लिए जैसे ही नज़र उठाई, वो पलटना ही भूल गया। मीरब बहुत ही खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी आंखें, सफ़ेद रंग, कटदार होंठ, सुतून नाक, और ऊपर से हिजाब किए। मीर तो मीरब से नज़र हटाना ही भूल गया। जब मीरब ने मीर को अपनी तरफ घूरते हुए पाया तो वो झिझक गई और आहिस्ता से अंदर की तरफ बढ़ी। मीर ने खुद को संभालते उसे बैठने का इशारा किया और उसके हाथ से फाइल लेकर चेक करने लगा। दस्तावेज़ सरसरी तौर पर देखने के बाद उसने मीरब को मुंतखब कर लिया। दस्तावेज़ देखना तो महज रस्मी कार्रवाई थी। मीर ने उसे पहली नज़र में ही असिस्टेंट के तौर पर मान लिया था, क्योंकि मीरब के चेहरे में से एक नया शिकार नज़र आ रहा था। बहुत खूबसूरत शिकार, जिसे वो हर हाल में हासिल करके रहना चाहता था। मिस मीरब, आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। अपनी सिलेक्शन पर मीरब जैसे जी ही उठी थी। उसे नौकरी की बहुत ज़रूरत थी, तो उसने मीर का शुक्रिया अदा किया। जब वो मुस्कुराई तो उसकी गाल पर पड़ने वाले डिम्पल ने मीर का दिल ही ले डूबा। ठीक है सर, मैं चलती हूँ, कल इंशाल्लाह ज्वाइन कर लूँगी। मीर का दिल चाह के उसे कहे कि अभी से ज्वाइन कर लो, लेकिन फिर खुद को संभालते सर हिलाया और उसे जाने की इजाज़त दी। मगर मीर के दिल की हालत इस वक्त बहुत ख़राब हो रही थी। उसने खुद को डांटा और काम में मसरूफ़ होने की कोशिश करने लगा। जल्द ही वो अपने काम में मगन हो गया। जब भी वो किसी और तरफ से अपना ध्यान हटाना चाहता तो खुद को काम में मसरूफ़ कर लेता, और हमेशा ही उसकी तरकीब में वो कामयाब होता था। मीरब बहुत खुश थी। घर आते ही उसने अपनी बहन नाजिश को गले से लगाया और चूमने लगी। लगता है मेरी बहन को नौकरी मिल गई है, नाजिश ने खुशी से कहा। हाँ, मुझे नौकरी मिल गई, मीरब ने हंसते हुए जवाब दिया। दोनों बहनों ने एक दूसरे को गले लगाकर खुदा का शुक्र अदा किया। लेकिन मीरब नहीं जानती थी कि नौकरी उसकी ज़िंदगी का क्या तूफान लाएगी। वो समझ रही थी कि नौकरी से ज़िंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। ये नौकरी दरअसल उसकी मुश्किलात में इजाफे का सबब बनने वाली थी। मीरब और नाजिश दो ही बहनें थीं। उनके वालिदैन का इंतकाल एक हादसे में हो गया था, और ये दोनों एक दूसरे का सहारा थी। नाजिश मीरब से छोटी थी, और मीरब हमेशा उसका ख्याल रखती थी ताकि उसे माँ बाप की कमी महसूस ना हो। मीरब ने हाल ही में एमए में दाखिला लिया था, जब उनके वालिदैन की एक साथ मौत हो गई। ये दिन उन दोनों बहनों के लिए क़यामत का दिन था। मीरब ने हिम्मत करके नाजिश को संभाला, क्योंकि इसे पता था कि वो दोनों एक दूसरे का वाहिद सहारा है। अगले दिन मीरब और नाजिश अपनी अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ी। नाजिश यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हुई, जबकि मीरब ऑफिस जाने की तैयारी में थी। आज मीरब का ऑफिस में पहला दिन था, और वो काफ़ी घबराई हुई थी। जब वो ऑफिस पहुंची तो सभी की नज़रों का मरकज़ बन गई, लेकिन जल्दी से अपने केबिन में जाकर बैठ गई और मीर के आने का इंतज़ार करने लगी ताकि वो आए और इसका काम समझाए। अभी 5 ही मिनट गुजरे थे कि मीर ऑफिस आते दिखाई दिए। वो अपने केबिन में गए और कुछ देर बाद मीरब को भी बुला लिया। मिस मीरब, सबसे पहले तो आप मुझे कॉफ़ी बना कर देंगी। मुझे ब्लैक कॉफ़ी पसंद है। उसके बाद मैं आपको बाकी काम समझा दूंगा, और याद रहे, मुझे काम में किसी किस्म की कोताही बिल्कुल पसंद नहीं। मीरब ने सर हिलाया और किचन की जानिब चल पड़ी।
ताकि कॉफ़ी बनाए। कॉफ़ी बनाने में मसरूफ़ थे कि इतने में वहाँ कैसर आ गया, जो कि ऑफिस में अकाउंटेंट की पोस्ट पर था। हेलो मिस मीरब, मैं यहाँ अकाउंटेंट हूँ। अगर कभी किसी चीज़ की हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। मीरब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बहुत शुक्रिया सर। मीरब ने स्मार्ट में सर हिलाते हुए कहा, लेकिन ये सब मीर कैमरे के जरिए देख रहा था और गुस्से में आ रहा था। इतनी देर में कॉफ़ी तैयार होगी और मीरब कॉफ़ी लेकर मीर के केबिन में पहुंच गई। मीर ने कॉफ़ी पकड़ते ही कहा, कितनी देर लगा दी कॉफ़ी बनाने में। अगर यही रफ्तार रही तो बाकी का काम कैसे करेंगी? मुझे सुस्त लोग बिल्कुल पसंद नहीं। मीरब खामोश रही। मीर ने फाइलों का एक ढेर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये सब फाइल सेट करके मेरे सामने रखें। मीरब चुपचाप अपने केबिन में वापस आ गई और काम करने लगी। 2 से 3 घंटे लगाकर उसने तमाम फाइल तरतीब देकर मीर को दे दी। मीर ने फाइल्स लेते हुए कहा, गुड, चलो शुक्र है ये काम तो जल्दी कर लिया। मीर के तंजिया लहजे को समझते मीरब ने उसकी तरफ देखा और मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई, कितना खड़ूस है यह। कुछ कहा आपने मिस मीरब? वो नहीं सर, मैं भला क्या कह सकती हूँ। जाओ, अब मैंने तुम्हें एक फ़ाइल मेल की है, उसे अच्छे से कंप्लीट करके लाओ और उसके बाद मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना कर लाना। मीर ने उसे घूर कर देखते संजीदगी से कहा। मीरब ने हिम्मत करके कहा, सर कॉफ़ी थोड़ी चीनी मिला लिया करें, शायद चीनी का असर आप पर हो जाए। मीर ने उसे घूरते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मीरब घबरा गई। नहीं सर, मेरा कोई मतलब नहीं था, बस ऐसे ही कह दिया। नहीं, बताओ कहना क्या चाहती हो? सर कुछ नहीं, मैं अपना काम पूरा करके लाती हूँ। ठीक है। मीरब कंधे उचकाते हुए अपने कमरे में चली गई। मीर को अचानक एक अर्जेंट कॉल आ गई। उसने यासिर, जो कि ऑफिसर का मैनेजर था, को बुलाकर कुछ काम समझाया और खुद बाहर निकल गया। ऑफिस ऑफ होने के बाद मीरब जल्दी से घर के लिए रवाना होगी। जब वो पहुंची तो देखा नाजिश पहले ही आ चुकी थी। कैसा रहा ऑफिस का पहला दिन? नाजिश ने पूछा। मीरब मुस्कुरा कर बोली, हाँ अच्छा था। बॉस कैसे हैं? नाजिश ने मजीद तजस्सुस से पूछा। हैंडसम तो है ना? देखो अभी, अगर तो हैंडसम है ना तो उसको अपना बॉयफ्रेंड बना लेना। शर्म कर ले नाजिश, मैं वहाँ बॉयफ्रेंड बनाने नहीं गई, काम करने जाती हूँ, समझी? और वैसे भी ये जो बॉस है एकदम खड़ूस है और बहुत ही गुस्से वाले हैं। मीरब बेसाख्ता बोली। नाजिश ने हंसते हुए कहा, काफ़ी एज्ड होंगे जो खड़ूस और गुस्से वाले हैं। एज तो नहीं, यंग है, मगर गुस्से वाले और सरियल बिल्कुल सरू टाइप के। नाजिश हंसने लगी। ओहो आपी, पहले ही दिन इतनी शिकायतें, आगे क्या होगा? मीरब ने लंबी सांस भरते हुए कहा, आगे या तो आदी हो जाऊंगी या नौकरी से जाऊंगी, इनमें से एक बात होगी। नहीं आपी, नौकरी को मत छोड़ना, आपको पता ना फिर कितनी मुश्किल हो जाती है। पहले ही बड़ी मुश्किल से जॉब मिली है। नाजिश की बात सुनकर मीरब हंसने लगी और बोली, फिक्र ना करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये नौकरी हाथ से ना जाए। चलो अब जल्दी से खाना लेकर आओ, मिलकर खाते हैं। खाने के बाद नाजिश अपनी असाइनमेंट बनाने में मसरूफ़ हो गई, जबकि मीरब लेट गई क्योंकि वो काफ़ी थक चुकी थी। वो सो रही थी कि अचानक उसका मोबाइल बजा। उसने बेध्यानी में कॉल अटेंड किया, पूछा कौन है? मिस मीरब, कल एक मीटिंग के लिए जाना है तो आप वक्त पर आ जाइएगा। जैसे ही मीरब ने मीर की आवाज़ सुनी तो फ़ौरन उठकर बैठ गई और मोबाइल स्क्रीन को देखते हुए कहा, ये सर मैं पहुंच जाऊंगी। 9 बजे ऑफिस टाइमिंग है, लेकिन आप मुझे 8:30 बजे ऑफिस में चाहिए। ये सर मैं पहुंच जाऊंगी। फ़ोन बंद करके मीरब फिर से सोने की कोशिश करने लगी। अगले दिन मीरब जल्दी से उठी, नाश्ता किया और नाजिश के कमरे में जाकर उसे जगाया। नाजिश, देखो मैं ऑफिस के लिए जा रही हूँ, आज मुझे जल्दी जाना है, तुम नाश्ता करके यूनिवर्सिटी चली जाना। जी आप भी, ठीक है, आप जाएं, मैं चली जाऊंगी। नाजिश को हदायत देकर मीरब जल्दी से रवाना हो गई। पूरे 8:30 बजे ऑफिस में वो मौजूद थी। मीर पहले से ही वहाँ मौजूद था। उसे देखते ही मीर ने कहा, जल्दी से आओ मिस मीरब और मुझे मीटिंग के लिए तमाम डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके दो, साथ ही ये प्रेजेंटेशन भी ठीक करके दो। कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं। यस सर, अभी करती हूँ। मीरब ने जल्दी जल्दी तमाम डॉक्यूमेंट्स तरतीब दिए और प्रेजेंटेशन की स्लाइडें ठीक करने लगी, लेकिन उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि स्लाइड्स आगे पीछे हो गई हैं। जल्दी में उसने प्रेजेंटेशन अरेंज करके मीर को सेंड कर दी। चलो उठो, मीटिंग के लिए चलते हैं, देर ना हो जाए। वो दोनों मीटिंग के लिए रवाना हो गए। रास्ते में मीरब अपने मोबाइल में मसरूफ़ हुई, जबकि मीर अपने लैपटॉप पे काम करता रहा। वहाँ पहुँचकर सबकी प्रेजेंटेशन के बाद जैसे ही मीर ने अपनी प्रेजेंटेशन शुरू की, उस स्लाइड के एजेंडे में गड़बड़ महसूस हुई। उसे जब देखा तो जल्दी से स्लाइड्स ठीक की और मीरब की तरफ घूर कर देखा।
एक्सपर्ट होने की वजह से मीर हादी को ज़्यादा मुश्किल नहीं आई। उसने फ़ौरन स्लाइड आगे पीछे करके तरतीब दी और सूरत हाल को संभाल लिया। लेकिन दिल ही दिल में वो मीरब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। मीटिंग के इख्तिताम तक वो खुद को कंपोज किए बैठा रहा। मीरब को मीर हादी के तासुरात देखकर कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो अब डर रही थी कि पता नहीं क्या हुआ होगा। जैसे ही सारे मेंबर्स कमरे से निकले, मीर ने मीरब को बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। एक काम भी तुमसे ढंग से नहीं होता? मीरब ने हैरानी से उसे देखते हुए पूछा। सर, क्या किया है मैंने तुम्हें प्रेजेंटेशन को सिक्वेंसली अरेंज करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने सब कुछ आगे पीछे कर दिया। तुम्हारा ध्यान काम के वक्त कहाँ होता है? लेकिन सर, मैंने तो सारी ठीक से अरेंज की थी। मैंने बिना किसी मुश्किल के प्रेजेंटेशन दे दी, क्योंकि मुझे इसका तजर्बा है किसी चीज़ को कब और कैसे हैंडल करना है। आइंदा अगर ऐसी गलती हुई तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। ये पहला मौका है इसलिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा सज़ा में बिल्कुल ताख़ीर नहीं करूँगा। अंडरस्टैंड? मीरब ने शर्मिंदा होकर हाँ में सर हिलाया। गाड़ी में दोनों खामोश थे। मीरब खिड़की से बाहर देखती रही, जबकि मीर संजीदगी के साथ गाड़ी चला रहा था। गुस्से में उसकी ड्राइविंग तेज़ हो गई और कुछ देर बाद वो ऑफिस पहुंच गए। चलो उतरो और मेरे लिए कॉफ़ी तैयार करो। ठीक 5 मिनट बाद मेरे केबिन में कॉफ़ी चाहिए मुझे। मीरब जल्दी से आगे बढ़ी और कॉफ़ी बनाने में मसरूफ़ हो गई। ठीक 5 मिनट बाद कॉफ़ी लेकर मीर के केबिन के पास आई। ये ले सर, आपकी कॉफ़ी, इधर रख दो। मीरब ने कॉफ़ी मेज़ पर रखी और वहाँ खड़ी हो गई। मीर ने थोड़ी देर बाद सर उठाकर देखा और पूछा, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? सर, मैंने सोचा शायद आपको कोई और काम होगा। जब काम होगा तो मैं आपको बुला लूँगा। आप अपने केबिन में जाएं। जी सर। मीरब फौरन अपने केबिन में वापस आ गई। थोड़ी देर बाद कैसर उसके पास आया और मुस्कुराते हुए पूछा, कैसी रही मीटिंग? बेइज्जती वाली? कैसर हंसते हुए बोला, कोई नई बात बताओ। तो मीरब ने उसकी तरफ देखकर सारी बात बता दी। कैसर ने कहका लगाते हुए कहा, शुक्र करो बच गई हो, वरना आज मीर के हाथों तुम्हारी खैर ना होती। मीरब भी मुस्कुरा दी, लेकिन उस मंजर ने किसी की आंखों में खनकना शुरू कर दिया था। मीर, जो अपने लैपटॉप पे काम करते हुए कॉफ़ी पी रहा था, अचानक उसकी नज़र ऑफिस में लगी स्क्रीन पर पड़ी। स्क्रीन पर मीरब और कैसर कैबिन के अंदर हंसते हुए नजर आए। मीर का गुस्सा अपनी इंतहा पर पहुंच गया। उसने फौरन इंटरकॉम पर मीरब को अपने केबिन में बुलाया। मीरब ने दरवाज़ा नॉक किया। आ जाओ। यस सर, आपने बुलाया? मिस मीरब, आप यहाँ गपशप करने आती हैं? मतलब मैं जब भी देखता हूँ आप बातों में ही मसरूफ़ होती हैं। अगर काम देखता हूँ तो वो भी आप ढंग से नहीं करती। कॉफ़ी बनाने को कहूँ तो 10 घंटे लग जाते हैं। मीरब खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। अगर काम ठीक से करना है तो करें, वरना मीर ने अभी इतना ही कहा था कि मीरब फौरन बोल पड़ी, सॉरी सर, आइंदा नहीं होगा। मैं आज के बाद ध्यान रखूंगी कि ऑफिस के वक्त किसी से बात ना करो। मीर हादी ने उसे सख्त नज़रों से कहा, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मीरब चुपचाप सर झुकाकर वापस अपने केबिन में चली गई और बड़ी मुश्किल से अपने आंसू पीछे को धकेले और अपने काम में मसरूफ़ हो गई। मीर खुद भी परेशान था कि उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। जब मीरब किसी से बात करती तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जल्दी उसने सर चटक कर अपनी तमाम सोचें भी झटक दी, क्योंकि दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। अब मीरब ऑफिस में किसी से बात नहीं करती थी। अगर कोई इससे बात करने आता भी तो वो जल्दी से उसे जलता करती और अपने काम में लग जाती। ये बात मीर हादी ने भी नोट की और मुस्कुराते अपने दिल में सोचा, गुड मिस मीरब, तुम मेरे अलावा किसी के साथ बात नहीं कर सकती, और इसकी मैं तुम्हें तब तक इजाज़त नहीं दूंगा जब तक तुम्हारा पहला शिकारी मैं खुद ना बन जाऊँ। उसके बाद जिसके साथ जो मर्जी करना, कोई परवाह नहीं मुझे। अगले दिन मीर हादी ऑफिस आया, लेकिन उसे मीरब कहीं नज़र ना आई। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई और मैनेजर को बुलाया। जी सर, आपने बुलाया? मैनेजर से पूछा उसने कि मिस मीरब नज़र नहीं आ रही आज। मीर ने सवाल किया। जी सर, वो आज नहीं आई, छुट्टी पर है। और ये छुट्टी किससे पूछ कर की? मीर सख्त लहजे में बोला, सर उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने कॉल की थी कि आज वो ऑफिस नहीं आएंगी। मीर ने गहरी सांस लेकर मैनेजर को जाने का इशारा किया। मीर ने कुछ देर इधर उधर चक्कर लगाता रहा और बार बार मीरब के केबिन की तरफ देखता रहा। फिर उसने मीरब को कॉल मिलाई। दूसरी तरफ से कॉल अटेंड करते ही मीर फौरन बोला, मीरब आज तुम ऑफिस क्यों नहीं आई? सर, मेरी बहन की तबीयत नहीं ठीक। तबीयत बहन की नहीं ठीक और छुट्टी तुमने कर ली? ज़रा भी जिम्मेदारी का एहसास है?
आपने ये मजाक समझा हुआ है? घर में तुम्हारे अलावा भी बहुत से अफराद होंगे। उसकी तो ईमानदारी के लिए आपका रहना लाजमी नहीं था। नहीं सर, कोई नहीं है, हमारे घर में सिर्फ हम दोनों ही होती हैं। हमारा इस दुनिया में हम दोनों के अलावा कोई नहीं, इसलिए हम में से किसी एक को कुछ हो जाए तो हम में से एक को तो रुकना पड़ता है। मीरब ने संजीदगी से चबा चबा कर कहा। तो मीर कुछ देर के लिए खामोश कर गया। ठीक है मिस मीरब, लेकिन जल्दी ऑफिस ज्वाइन करें, क्योंकि कल एक छुट्टी से बहुत काम पेंडिंग हो जाता है। और फिर मीर हादी ने कॉल बंद कर दी, लेकिन वो बात करने के बाद भी बेचैन ही रहा। कुछ देर सोचने के बाद वो कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद कर ली और अपने सर को पीछे की तरफ टिका लिया। यूं वो काफ़ी देर तक बैठा रहा, जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। कुछ दिनों बाद मैनेजर की बर्थडे थी और उसने सबको इनवाइट किया था, और साथ में मीर को भी। सर शाम को प्लीज़ लाजमी आइएगा, मेरा बर्थडे है, मुझे बहुत खुशी होगी। मीर ने पहले तो कुछ बहाना बनाया, लेकिन जब मैनेजर ने स्टार्ट किया तो उसे मानना पड़ा। उसने कैसर और मीरब को भी मतू किया था और वो भी मान गए। शाम को सब लोग मैनेजर आमिर के घर में मौजूद थे, लेकिन मीरब और कैसर दोनों अभी तक नहीं आए थे। मीर हादी ने आमिर न्याजी को देखा, जिसने पहले मीरब को कॉल किया और फिर कैसर को, लेकिन दोनों में से किसी का भी फ़ोन नहीं लग रहा था। हादी को भी अब गुस्सा आने लगा। आमिर जिसको आना होगा वो आ जाएगा, तुम क्यों बार बार कॉल कर रहे हो? नो सर, कैसर कह रहा था कि वो रास्ते में है, ट्रैफिक में फंस गए हैं और 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे मतलब? हादी ने अचंभते हुए पूछा। मतलब सर, मिस मीरब और कैसर दोनों साथ ही हैं, इकट्ठे आ रहे हैं। आमिर की बात सुनकर मीर हादी की तेवरी चढ़ा गई थी। जाने कितने बल माथे पर नमूदार हुए थे। वो लब पीछे एक साइड पर बैठ गया। जब कुछ देर बाद कैसर और मीरब को एक साथ आपस में हंसते हुए आते देखा। मीरब पिंक शलवार कमीज के साथ ब्लैक हिजाब पहने हुए थी और बहुत प्यारी लग रही थी। मीर ने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। खूबसूरत तो पहले भी थी, लेकिन हल्का फुल्का तैयार होने के बाद वो और भी दिलकश लग रही थी। लेकिन साथ चलते कैसर पर नजर पड़ी तो मुट्ठियां बीचे खुद को गुस्से को कंट्रोल करने लगा। मीरब और कैसर ने एक साथ सबको मुश्तरका सलाम किया। उसकी आवाज़ सुनकर मीर होश में आया और ख़ुद को कंपोज करते आमिर की तरफ मुतवज्जा हुआ। चले आमिर, अब तो केक काटे, मुझे देर हो रही है। जी सर। फिर आमिर ने जल्दी से केक काटा। सब ने उसे विश किया और गिफ्ट दिए। मीर ने भी कैसर को गिफ्ट दिया, जिस पर कैसर ने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया। काफ़ी देर तक सब हंसी मजाक और नोकझोंक करते रहे। मीर अब कैसर के साथ ही थी और किसी बात पर वो खिलखिलाकर हंसी, और मीर दूर बैठा ये सब देख रहा था। मीरब की कैसर के साथ हंसी मजाक से मीर का गुस्सा बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद जब कैसर किसी काम में मसरूफ़ हुआ तो मीर मीरब के करीब आया और उसका बाजू पकड़ा और एक तरफ ले गया। कैसर के साथ क्यों आई हो? मीर ने सख्त लहजे में पूछा। मीरब ने हैरान होकर जवाब दिया। क्या मतलब सर? मतलब ये कि तुम अकेली भी तो आ सकती थी, और अगर कोई मसला था तो मुझे कॉल कर लेती। मीरब ने उलझते हुए कहा। सर, मैं जिसके साथ मर्जी आऊँ, ये मेरी मर्जी है। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? मैं तुम्हारा बॉस हूँ, डैमिट। जी सर, बॉस हैं, लेकिन 9 बजे से 5 बजे तक सिर्फ ऑफिस में अपनी ड्यूटी आवर्स में मैं आपकी हुक्म की पाबंद हूँ। उसके अलावा मैं जो मर्जी करूँ, आपसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन मीर से ये किसी तौर भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तुम आइंदा ऐसे ही किसी के साथ नहीं आओगी, बस। एक्सक्यूज़ मी सर, ये आपका ऑफिस नहीं है और ना ही ये ऑफिस टाइमिंग है। क्या आप मुझे इस तरह मना करेंगे? ये मेरी मर्जी है, मैं जहाँ चाहूँ जाऊँ, और जिसके साथ जाऊँ आपको उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मीर ने गुस्से से कहा। कुछ ज़्यादा ही जुबान चल रही है तुम्हारी, इसे संभाल कर रखो, नहीं तो मुझे अच्छे से काटना आता है। हादी ने उसका बाजू गिरफ्त में लेते हुए गुस्से से कहा। सर, किसी और को डराएं, मैं आपके ड्रामे में नहीं आने वाली। अब प्लीज़ मेरा हाथ छोड़े। मीर अपनी बेखौफी से जवाब दिया। और एक बात, आइंदा मेरा हाथ पकड़ने की जुर्रत मत कीजिएगा। फिर गुस्से में वो वहाँ से चली गई। मीर का गुस्सा आसमान पर पहुँच चुका था। वो जल्दी से बाहर निकला और सीधा घर रवाना हो गया। घर पहुंचकर उसने अपने कमरे की हर चीज़ उठा उठा कर तोड़ डाली, लेकिन गुस्सा किसी तौर भी कम नहीं हो रहा था। अगले दिन मीरब ने मीर से कतराना शुरू कर दिया। वो सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। मीर हादी जो भी काम कहता वो खामोशी से करके उसे दे देती, लेकिन उसका रवैया और खामोशी मीर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। मीरब का एटीट्यूड उसे मज़ीद गुस्सा दिला रहा था। मीर हादी को यह बात नहीं हजम हो रही थी कि कोई उसे इस तरह नज़रअंदाज करे।
उसने मीरब को जज करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। बात बात पर उसे तंग करना और बार बार कॉफ़ी बनवाना, अगर 1 मिनट की भी देर हो जाती तो जानबूझकर कॉफ़ी गिरा देना और दोबारा बनवाना। मीरब इन सब बातों को चुपचाप बर्दाश्त करती रही। वो जो कहता वो करती रहती। इसे जॉब की ज़रूरत थी, लेकिन मीर हाथों की उसकी खामोशी मज़ीद तंग कर रही थी। मीरब जब दफ्तर में फ़ाइल देने आई तो खामोशी से फ़ाइल मेज़ पर रखकर जाने के लिए पढ़ने लगी, लेकिन मीर उसके सामने आ गया। तुम खुद को समझते क्या हो, हाँ? और ये एटीट्यूड दिखा रही हो, ये किसी और को दिखाना। मुझे ऐसा रवैया बिल्कुल पसंद नहीं। मीर गुस्से से बोला। मीरब ने खामोशी इख्तियार की और कुछ न कहा, लेकिन उसकी खामोशी ने मीर के गुस्से को मज़ीद बढ़ा दिया। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, डैम इट। मीर ने मीरब को कंधे से पकड़कर झंझोड़ा। मीरब फौरन उसके हाथ झटक दी और कहा, सर अपनी हद में रहे, बात करनी है तो दूर हो खड़े होकर करें, यूँ बात बात पर हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। मीर एक पल को उसे घूरता रहा, फिर सख्त लहजे में बोला, तुम्हें तो मैं अब बताऊंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। ये कहकर वो गुस्से से अपने कुर्सी पर बैठ गया और मीरब अपने केबिन में वापस आ गई। वहाँ आकर उसने चुपके से अपने आंसू साफ किए और ख़ुद को संभालने की कोशिश की। शाम को मीर हादी जब घर आया तो उसने अपने वालिदैन से कॉल पर बात की। उन्हें अगले ही दिन पाकिस्तान आने का हुक्म दिया। खैरियत बेटा, क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? मम्मा बस आप लोग जल्दी से आ जाएं, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। ठीक है बेटा, हम कल ही तुम्हारे पास आ रहे हैं। इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और फिर अगले ही दिन मीर हादी के वालिदैन घर पर मौजूद थे। मीर हादी अपने वालिदैन से मिला और फिर कुछ देर बाद उन्हें बताना शुरू किया, मम्मा मेरे ऑफिस में एक काम करती है लड़की, आप लोग कल उनके घर प्रपोज लेकर जाएं। ओह, आखिरकार हमारे बेटे को कोई लड़की पसंद आएगी। शुक्र है भाई, मुझे तो लगा था कि हम अपने शहजादे की शादी देखे बिना ही दुनिया से कूच कर जाएंगे। अरे डैड, कैसी बातें कर रहे हैं आप, प्लीज़ ऐसा ना बोला करें, नहीं तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगा। अच्छा बाबा, नहीं करता। ये बताओ वो है कौन? अगर तुम कहो तो हम भी चलते हैं तुम्हारी दुल्हन लेने। शफीक साहब ने मीर हादी को छेड़ा तो वो हंसने लगे। नहीं डैड, आप लोग कल पूरी तैयारी के साथ आ जाना और आप लोग आराम करें, सफ़र में थक गए होंगे। फिर अगले दिन मीर के वालिदैन मीरब के घर पहुँचे ताकि वो शादी की बात कर सके। मीरब ने मीर के वालिदैन का अच्छे से इस्तकबाल किया और उन्हें चाय वगैरह पेश करके खुद भी उनके साथ बैठ गई। यस मैम, कोई काम था? आपने मुझे आप बुला लिया होता, मैं खुद आ जाती। ये सुनकर मीर की माँ मुस्कुरा कर बोली, मैम नहीं आंटी बोलो। और मुझे कोई काम नहीं था, मैं बस तुमसे मिलने आई थी। मीरब हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल आसमान से उतरी पड़ी। जैसे ही मीरब अपनी तारीफ सुनकर शर्माते मुस्कुराने लगी, मीर की माँ ने बात जारी रखते हुए कहा, दरअसल हम अपने बेटे मीर के लिए तुम्हारा रिश्ता लेने आए थे, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? ये सुनकर मीरब का मुंह हैरत से खुल गया। वो कुछ देर तक उनकी तरफ देखती रही, फिर बोली, देखिए आंटी, आपका और हमारा स्टेटस बहुत मुख्तलिफ है, इसलिए आप मीर सर के लिए अपने स्टेटस की लड़की ही ढूंढे। मीर के वालिद हंस कर बोले, बेटा ये स्टेटस तो सिर्फ हमारी सोच है, बाकी इंसान तो सब बराबर है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि हम एडजस्ट नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, ये तुम्हारा फैसला है। मीरब ने नरमी से कहा, आंटी प्लीज़ बुरा ना माने, लेकिन मैं बिल्कुल भी मीर सर से शादी नहीं कर सकती। ये सुनकर मीर के वालिदैन मायूस हो गए, क्योंकि उन्हें मीरब पहली ही नज़र में बहुत पसंद आई थी। लेकिन उन्हें खुद को संभाला और कहा, कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, मैं तो बस अपने बेटे के कहने पर आई थी। पहली बार उसे कोई लड़की पसंद आई है, इसलिए हमसे इंतज़ार ना हुआ और फ़ौरन चले आए। खैर जोड़े तो आसमान पर बनते हैं, तुम हमेशा खुश रहो। उन्होंने मीरब को दुआ दी और मुस्कुराते हुए वापस चली गई। रात को नाजिश अपनी आपी के पास आई, बोली, आपी आपने इतना अच्छा मौका गिनवा दिया, इतना अच्छा रिश्ता था, लेकिन आपने इनकार कर दिया। मीरब ने नाजिश की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता नाजिश, ये सब एक चाल है, वो मुझे अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। मीर सर उस दिन पार्टी में जो कुछ हुआ उसका बदला लेना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी माँ को भेजा ताकि हमें लगे कि वो बिल्कुल मुझसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये शादी सिर्फ बदले के लिए होगी और कुछ नहीं। नाजिश चुप हो गई और मीरब अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। दूसरी तरफ मीरब का इनकार सुनकर मीर हादी को और गुस्सा दिला गया। वो तो जैसे अंगारों पर लौटने लगा। मीरब तुमने इनकार करके अच्छा नहीं किया, अब देखो मैं क्या करता हूँ, वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहने लगा। इधर मीरब ने फैसला कर लिया था कि वो जल्द अज जल्द कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लेगी और यहाँ से रिज़ाइन दे देगी। उसने कई जगहों पर दरख्वास्त दी और कुछ दिन बाद एक दफ्तर से कॉल आ गई।
इंटरव्यू के बाद मीरब का सिलेक्शन हो गया। अगले दिन उसने अपना इस्तीफा मीर हादी को दे दिया। मीर ने रिजाइन लेटर देखते गुस्से से कहा, तुमने ये अच्छा नहीं किया, बहुत पछताओगी। मीरब ने बेनियाजी से जवाब दिया, सर आपसे जो हो सकता है कर लें, मैं अब यहाँ नहीं काम कर सकती। ये कहकर वो वहाँ से चली गई और अगले दिन ने ऑफिस में शमूलियत इख्तियार कर ली। मीर गुस्से से पागल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने मीरब के बारे में हर छोटी छोटी मालूमात इकट्ठी की और उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के रूटीन पर नज़र रखने लगा। फिर उसने एक मंसूबा बनाया और सही वक्त का इंतज़ार करने लगा। मीर अकेले दफ्तर में बड़बड़ा रहा था, मैं भी देखता हूँ कि तुम अपने असूलों पर कब तक कायम रहती हो। ये एटीट्यूड कब तक रहता है? खुद को क्या समझ रखा है तुमने? तुम मुझे रिजेक्ट करके किसी के साथ भी काम करोगी? मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। उसने फ़ोन उठाकर कॉल की और बात मुकम्मल करके मुस्कुराते हुए फ़ोन बंद कर दिया। अब मज़ा आएगा मीरब, मैं देखता हूँ तुम कहाँ काम करती हो और तुम्हें कौन काम देता है। अगर तुम्हें अपने कदमों में ना लाया तो मेरा नाम भी मीर हादी नहीं। ये सोचते हुए मीर ने गहरी सांस ली, अपनी कुर्सी से टेक लगाकर पीछे कर ली और मुस्कुराते हुए आंखें मूंद ली। इधर मीरब अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी कि उसका मोबाइल बजा। उसने कॉल अटेंड की तो ये कॉल उसके दफ्तर से थी। मीरब आप कल से काम पर मत आइएगा। ये सुनकर मीरब की सांसें बंद होने लगी। लेकिन क्यों सर, मुझसे क्या गलती होगी? आपसे कोई गलती नहीं हो, लेकिन फिर भी आप कल काम पर मत आना। आपकी वजह से अपना नुकसान नहीं हम करवाना चाहते। हमें धमकी मिली है कि अगर आपको जॉब दी तो हमारा बिजनेस बंद करवा दिया जाएगा और ये बिजनेस मेरा ख्वाब है जिसे मैं किसी सूरत बंद नहीं होने दूंगा। इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया गया। मीरब सोच में पड़ गई। वैसे तो उसे अंदाज़ा था कि ये सब मीर ने करवाया होगा, लेकिन वो इस हद तक गिर जाएगा इसने कभी नहीं सोचा था। उसने फ़ौरन मीर का नंबर डायल किया। एक ही बेल गई थी कि उसने कॉल अटेंड कर ली। जी कहिए मिस मीरब, मैं आप ही कॉल का इंतज़ार कर रहा था। दूसरी तरफ से मीर ने मुस्कुराते हुए लहजे में कहा, सर आप खुद को क्या खुदा समझते हैं? जो चाहेंगे करेंगे, बताओ ज़रा। लेकिन मिस मीरब, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। ये भी आप मुझसे पूछ रहे हैं? मेरी नौकरी छुड़वा दी, दफ्तर वालों को धमकी लगाई कि मुझे जॉब से निकलवा दिया, और अभी भी आप पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया? ऐसा करके आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप बहुत ताकतवर हैं, कुछ भी कर सकते हैं? लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, आपसे भी ताकतवर वो ऊपर वाला बैठा है जिसने आपको ये इज्जत और ताकत अता की है। वो छीन भी सकता है, और यकीन जानिए आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इतना कहकर मीरब ने फ़ोन बंद कर दिया। मीर मुस्कुराते हुए अपने फ़ोन की जानिब देख रहा था। अगले दिन ऑफिस में मीर सारा दिन मीरब का इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो नहीं आई। उसे लगा कि अगर उसे जॉब से निकाल देंगे तो मीरब सीधा इसके दफ्तर में आएगी, लेकिन ये उसकी भूल थी। मीरब ने पहले से ही जगहों पर जाकर इंटरव्यू दिए थे। उसने जगह जगह की मिट्टी छान ली, लेकिन काम कहीं न आया। थक हार कर वो बैठ गई और सोचने लगी कि अब क्या होगा। नाजिश की फीस भी करनी थी, नहीं तो उसको पेपर्स में नहीं बैठने दिया जाएगा। ये सब सोचते वो बहुत परेशान हो रही थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, यह कहाँ जाए। अभी वो इन्हीं सोचों में बैठी थी कि मीर की कॉल आई। जब मीरन ने अटेंड की तो दूसरी तरफ से मीर बोला, कैसी हो? आपको इससे मतलब? मैं जैसी भी हूँ। मुझे पता है कि तुम परेशान हो क्योंकि तुम्हारी बहन के पेपर्स होने वाले हैं और इसकी फ़ीस भी देनी है। अभी दूसरे बहुत से खर्चे हैं जो तुमसे पूरे नहीं हो रहे। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है। अगर तुम मान जाओ और मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। ये सुनकर मीरब को गुस्सा आ गया। सर, आप अपना पैसा अपने पास रखें, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, और आइंदा मुझे कॉल मत कीजिएगा। इतना कहकर मीरब ने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। उसने सोचा था कि वो मीर के सामने बिल्कुल भी नहीं झुकेगी और ना ही दोबारा उसके पास जाएगी, लेकिन उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2 से 3 दिन गुजर चुके थे। जब मीर ने देखा कि मीरब नहीं आ रही तो उसने अपने अगले प्लान पर अमल करना शुरू कर दिया। जैसे ही नाजिश यूनिवर्सिटी निकली, मीर ने उसे अगवा करवा लिया। मीरब नाजिश का इंतज़ार कर रही थी और जब उसने देखा कि इतना वक्त गुजर गया और नाजिश अभी तक नहीं आई तो नाजिश को कॉल करने लगी, लेकिन मोबाइल बंद जा रहा था। मीरब बहुत परेशान हुई और उठकर खुद यूनिवर्सिटी चली गई। लेकिन जब यूनिवर्सिटी पहुंचकर देखा तो यूनिवर्सिटी बिल्कुल खाली थी। अब उसे घबराहट होने लगी। इधर उधर देखने के बाद उसने नाजिश की दोस्तों को कॉल की, लेकिन सबका यही कहना था कि ऑफ होने के बाद वो घर के लिए निकल चुकी थी।
और अभी वो सोच ही रही थी कि मीर की कॉल आ गई। मीरब के दिमाग में एकदम चमका हुआ और उसने कॉल अटेंड की। क्या हुआ? बहन नहीं मिल रही तुम्हारी? तो ये तुम्हारी हरकत है। मैंने पहले क्यों ना सोचा कि ऐसी घटिया हरकत सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तो दूसरी जानिब से कहका सुनाई दिया। ऑफिस के सामने जो रेस्टोरेंट है मैं वहाँ बैठा हूँ। अगर तुम्हें अपनी बहन की सलामती चाहिए तो इधर आ जाओ। मीरब ने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया और ऑर्डर करवा कर उस होटल में पहुंची। वहाँ जाकर उसने देखा तो एक कोने में मीर बैठा हुआ था और फ़ौरन उसकी जानिब लपकी और कहा, कहाँ है मेरी बहन? रिलैक्स, बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, मुझे मेरी बहन का बताओ। मीर ने उसकी तरफ गौर से देखा और सख्त लहजे में कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता? बैठ जाओ, आराम से बात करते हैं। मीरब को मजबूरन बैठना पड़ा। देखो, मेरी बहन बहुत मासूम है, प्लीज़ उसके साथ कुछ मत करना। मीरब मिन्नत भरे लहजे में बोली, लेकिन मीर कुछ ना बोला। मीरब को मीर हादी से सख्त नफरत हो रही थी क्योंकि वो अपने पैसों की ताकत से उसे हासिल करना चाहता था। लेकिन जब मीरब ने इनकार कर दिया तो वो ऊंचे हथकंडों पर उतर आया था और उसकी बहन को अगवा कर लिया था। मीरब की तरफ देखते हुए बोला, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगी, प्लीज़ मेरी छोटी बहन को छोड़ दो। मीरब मीर के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। उसे मीर हादी से शदीद नफरत थी जो पैसों के जोर पर उसे हासिल करना चाहता था। तुम्हारी बहन खुद मेरे पास आई है, पर अफसोस वो तुम्हारी जितनी हसीन नहीं। अहमद मीर सफाकी से बोला, उसे छोड़ दो। मीरब ने फिर से कहा तो मीर हादी अपनी कुर्सी से उठा और चलते हुए मीरब के सामने आया और नफरत से उसके मासूम चेहरे को देखा। तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है, तुम सब सूद समेत लौटाओगी। अगर तुम चाहती हो तुम्हारी बहन को छोड़ दो तो आज रात मेरे फार्म हाउस पे खुद आ जाना, वरना तुम्हारी बहन के साथ क्या होगा ये मुझे खुद नहीं पता। मीरब की तो सांस ही अटक गई थी और लड़ते हुए आवाज़ में बोली थी, नहीं, तुम जो कहोगे जैसा कहोगे मैं करूँगी, लेकिन प्लीज़ मेरी बहन को कुछ मत करना। ये सुनकर मीर के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट उभरी, जबकि मीरब कितनी देर वहाँ बैठी रही, फिर हारे हुए कदमों से घर की तरफ रवाना हुई। घर आकर वो चुप होकर बैठ गई और शाम होने का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि शाम को मीर हादी ने उसे अपने फार्म हाउस बुलवाया था। उसे किसी भी पल सुकून नहीं हो रहा था। वो चाहती थी कि वो जल्द से जल्द फार्म हाउस पहुंच जाए, वो अपनी बहन को बचा ले। वक्त था कि गुजर ही नहीं रहा था। अल्लाह अल्लाह करके शाम हुई और वो उठकर जल्दी से तैयार होने लगी कि वो फ़ौरन फार्म हाउस पहुंचना चाहती थी। उसने तैयार होकर खुद को हिजाब में डांप लिया, फार्म हाउस पहुंच गई। जहाँ वहाँ पहुंची तो इसका दिल धल गया, क्योंकि फार्म हाउस में अंधेरा छाया था। वो आवाज़ें देने लगी, देखे मीर सर मैं आ गई हूँ, प्लीज़ मेरी बहन को छोड़ दें। ठीक है, चलो फिर अपने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर पहले मुझसे माफ़ी मांगो। ये सुनकर मीरब सदमे में आ गई, लेकिन उसे ये सब करना था क्योंकि मीर हादी के पास उसकी बहन कैद थी। मीरब नीचे घुटनों के बल बैठ गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, मीर सर मुझे माफ़ कर दे, मैं गलत थी। ये सब सुनकर मीर के दिल पर जैसे ठंडक फुहार पड़ी। वो मुस्कुराते हुए मीरब की जाने पड़ा, अब बोलो, मुझसे निकाह करोगी? ये सुनकर मीरब का बोझ बढ़ गया। उसने कहा, हरगिज़ नहीं। तो मीर हादी ने उठकर कहा, सोच लो, तुम्हारी बहन अभी भी मेरी कैद में है। अगर तुम उसकी सही सलामत आज़ादी चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात मानना ही पड़ेगी। मीरब चुप हो गई, मगर उसने पूछा, सर आप मुझसे निकाह क्यों करना चाहते हैं? आपका मकसद तो मुझे झुकाना था, सो आपने मुझे झुका लिया, तो ये निकाह क्यों करवाना चाहते हैं? आपको मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही मुझे आप में, फिर क्यों अपनी और मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? मैं तुम्हें पसंद करने के लिए अपनी कैद में रखना चाहता हूँ और इसलिए तुमसे हमेशा के लिए निकाह करना चाहता हूँ। वैसे ही भी तुमने ही तो कहा था ना कि आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा रिश्ता कायम हो जाए जिससे मैं तुम्हें रोकने का इख्तियार भी हासिल कर सकूं। बोलो, निकाह करोगी या अपनी बहन की कुर्बानी दोगी? मीरा रोते हुए बोली, ठीक है सर, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। और कुछ ही देर में सारे गवाह और मौलवी आ गए और चंद पलों में मीरब मीर हादी के नाम पर हो गई। ये सब करते हुए मीरब के आंसू नहीं थम रहे थे। उसे एहसास हो चुका था कि अकेली लड़की कुछ भी नहीं कर सकती, ये जालिम दुनिया उसे जीने नहीं देती। जैसे ही निकाह हुआ मीर ने नाजिश को लाने के लिए कहा। नाजिश जब नीचे आई तो भागकर अपनी बहन के गले लग गई और खूब रोने लगी। मीरब ने उसे चुप करवाया और कहा, चलो अब घर चलते हैं। अरे कहाँ, तुम अब मेरी मलकियत हो और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। कम अज़ कम आज तो बिल्कुल भी नहीं। आज तो हमारी गोल्डन नाइट है, ये लम्हात मैं मिस कैसे कर सकता हूँ? हरगिज़ नहीं।
मीर की बात सुनकर मीरब के खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि मीर आदि ऐसा कुछ कहेगा। लेकिन सर, मीरब से बात भी नहीं हो पा रही थी और ये बात मीर हादी को बहुत सुकून दे रही थी। ड्राइवर, ड्राइवर। जी सर। मैम की बहन को उसके घर छोड़ कर आओ और मीरब तुम चलो मेरे साथ। मीर हादी मीरब का हाथ पकड़े उसे अपने कमरे में ले गया। मीरब किसी बेजान गुड़िया के साथ उसे घसीटते हुए चली जा रही थी। मीर हादी ने कमरे में आकर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब किया, जिससे मीरब की जान हलक में आ गई। सर प्लीज़, मुझे। इससे पहले कि मीरब कुछ और कहती, मीर ने उसके लबों को कैद किया और उसकी आवाज़ दबा दी। मीरब ने बहुत मज़ामत की, लेकिन सब बेकार था और मीर हादी ने पूरे इस्तेहाक के साथ उसके वजूद पर काबिज होकर अपनी मनमानियाँ करता रहा। अगले दिन मीर ने उसे इसके घर छोड़ दिया। घर आकर वो अपने कमरे में बंद हो गई और बेड पर ऊंधे मुंह लेटकर टूट फूट कर रोने लगी। उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका दिल फट रहा था और सबसे बढ़कर ये कि वो ना सिर्फ अब मीर हादी के नाम हो गई थी, बल्कि उससे अपना हक वसूल करके मुकम्मल तौर पर उसे अपने नाम कर गया था। और ये सब उसकी बर्दाश्त से बाहर था। उसने जो फैसला किया था कि वो कभी भी मीर हादी के आगे नहीं झुकेगी, लेकिन उसने मीरब को झुका ही लिया था। दिन गुजरते गए। मीरब ने दोबारा से दफ्तर ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि अब वो इससे अपनी हर तरह की मर्जी मुसल्लित कर रहा था। वो बिल्कुल खामोश हो गई थी, जैसे कोई खिलौना हो। ये बात मीर हादी को बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसने मीरब को दफ्तर में बुलाया और कहने लगा, तुम्हारे साथ मसला क्या है? लेकिन मैंने क्या किया सर? तो अब कुछ क्यों नहीं कहती तुम? यही तो मसला है कि तुम कुछ कह नहीं रही। जैसे पहले बोलती थी वैसे बोलती भी नहीं हो। सर, आपने मुझे बोलने के काबिल नहीं छोड़ा। ऐसा क्या कर दिया मैंने? मैंने सिर्फ निकाह ही तो किया है। आज नहीं कल तो शादी तो तुमने करनी थी, तो मुझसे हो गई। इसमें इतना अफसोस करने वाली कौन सी बात है? सर, यही तो बात है कि आपसे शादी करना ही नहीं मैं चाहती थी, लेकिन आपने ज़बरदस्ती मेरे साथ शादी कर ली। आपके साथ तो क्या, मैं तो बिल्कुल भी शादी नहीं आपसे करना चाहती थी। मैंने हमेशा यही सोच रखा था कि अपनी बहन को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाऊंगी, लेकिन आपने मेरे सारे ख्वाब चूकना चूर कर दिए। एक तो मैं आपकी पाबंद होकर रह गई। ये सब सुनकर मीर खामोश रहा। कितनी देर तक वो मीरब को देखता रहा, लेकिन बोला कुछ नहीं। और मीरब अपने केबिन में आ गई। मीर को अपनी गलती का अजाला हो रहा था कि किस तरह उसने मीरब को जलील किया और झुकने पर मजबूर कर दिया। उसे हर पल ये एहसास हो रहा था कि इतना गलत क्यों किया। मीरब का हर तरह से ख्याल रखता था, उसकी हर ज़रूरत का पता लगाता था और उसकी हर ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करता था। अब तो नाजिश की भी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी और उसने अपनी छोटी सी एक बहुत ही कामयाब कंपनी बना ली थी और ये बहुत जल्द देखते ही देखते एक बड़ी कंपनी में शामिल हो गई और बहुत मशहूर हो गई थी। और अपनी बहन को इतना कामयाब देख मीरब की आंखें चमक आ गई थी। उसने यह सब कुछ अपने बलबूते पर किया और मीर से कभी मदद नहीं मांगी। मीर ने भी उसको कभी मजबूर नहीं किया और उसको उसकी मर्जी से जीने दिया। कभी कभी बात पर अमल दखल नहीं किया। मीरब को भी सुकून था कि मीर की तरफ से बिल्कुल खामोशी है। उसे ये भी उम्मीद थी कि जल्द ही मीर मीरब को छोड़ देगा और डिवोर्स पेपर बेच देगा। लेकिन ये मीरब की गलतफहमी थी, क्योंकि मीरब की खुददारी और उसकी खूबसूरती ने पहले ही मीर के दिल में अच्छे जज्बात पैदा कर दिए थे और अब तो मीर पूरे का पूरा मीरब की मोहब्बत में गर्क हो चुका था। उसने अपनी माँ से कहा कि नाजिश का अच्छा सा रिश्ता तलाश करे और अपनी माँ के ज़रिए ही मीरब को मनाकर नाजिश की शादी कर दी। अब मीर का काम था मीरब को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना। उसने मीरब का हर तरह से ख्याल रखना शुरू कर दिया और उसकी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश की। छोटी छोटी बातों पर उसका साथ देना और ख़ुद को उस पर मुसल्लित नहीं करना था। आहिस्ता आहिस्ता करके मीरब भी मीर की तरफ माइल होने लगी और अपने दिल को समझाने लगी कि अल्लाह ने यही किस्मत में लिखा है, तो ऐसा ही सही, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा हमारे लिए बेहतर ही सोचता है। हम नाशुक्रे लोग हैं जो शिकवा करने लग जाते हैं। एक दिन मीरब दफ्तर में बैठी हुई थी कि अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। मीर जल्दी से उसे अस्पताल ले गया, लेकिन वहाँ जाकर इसे जो खबर मिली उसे बिल्कुल भी यकीन आया। मीरब माँ बनने वाली थी और ये खबर मीर पर बिजली बनकर गिरी। वो पहले तो हैरान हुआ, लेकिन बहुत खुश भी हुआ। वो मीरब के पास आया और उसका हाथ पकड़ के कहने लगा, देखो मीरब, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया वो सब गलत था, लेकिन मुझे अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस वक्त मुझे कुछ पता नहीं चला और जो कुछ मेरे दिल में आया मैं करता चला गया। मुझे पता है मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, लेकिन उन सब के लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। क्या तुम मुझे माफ़ करके मेरी ज़िंदगी में शामिल होना चाहोगी? और वैसे भी अब तो हमारे साथ एक और ज़िंदगी जुड़ गई है।
तो मुझे नहीं लगता कि अब हमें अलग रहना चाहिए। मीरब ने उसकी तरफ देखा, जिसकी आंखों में सच्चाई थी और वो वाकई अपने किए पर शर्मिंदा था। तो मीरब ने सर झुकाकर कहा, हाँ, मैं माफ़ करती हूँ। और उसके इकरार पर मीर का दिल झूम उठा था। वो बहुत खुश हुआ। उसने आगे बढ़कर मीरब को गले से लगा लिया। इस अचानक अवतार पर मीरब घबरा गई और खुद को छुड़वाने लगी। मीरब की मज़ाहमत पर मीर मुस्कुराया और कहने लगा, रिलैक्स, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, कोई गैर नहीं। घर जाकर मीर ने सबसे पहले अपनी माँ से मीरब से शादी की बात की और उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। और उसने मीरब के साथ कैसे और कब निकाह किया और ये भी कि अब वो बाप बनने वाला है। और ये सब सुनकर मीर की माँ बहुत नाराज़ हुई और कहने लगी कि मैंने तुम्हारी परवरिश ऐसी की थी, तुमने तो मेरी तरबियत को ही शर्मिंदा कर दिया। मीर ने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और कहा कि आइंदा कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगा जिससे आपकी तरबियत को शर्मिंदा होना पड़े। अब आप जल्दी से जाकर अपनी बहू को लाने की तैयारी करें। एक तो आप उठ ही नहीं रही, उसने लाड से कहा। उसकी माँ हंसते हुए उसकी चिपट लगाते हुए कहने लगी कि तुम कभी नहीं सुधरोगे। मम्मा, आपको पता तो है, फिर आप हमेशा मुझे सुधारने की बातें करती रहती हैं। ऐसा सोचना छोड़ दें, क्योंकि मैं नहीं सुनूंगा। मीर ने मजाक में अपनी माँ से कहा तो मुस्कुराते हुए कहने लगी, कोई बात नहीं, मेरी बहू आकर तुम्हें सुधार लेगी। मीर ने हल्का सा कहका लगाया और कहा, जब वो आएगी तो देखा जाएगा। आप उठकर फटाफट तैयारी शुरू करें। फिर कुछ ही दिनों में मीर मीरब को अपने घर ले आया। मीरब भी वहाँ पर बहुत खुश थी। मीर की माँ उसका बहुत ख्याल रखती, उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखती थी। उनका प्यार देख मीरब की आंखें नम हो जाती और अपनी माँ की याद आती। लेकिन मीर की माँ उसे रोने नहीं देती थी और कहती थी कि मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ, और वैसे भी रोकर अपनी माँ की रूह को क्यों तकलीफ देती हो। ये सुनकर मीरब चुप हो गई। मीर उसका बहुत ख्याल रखता था और दिन रात अपनी मोहब्बत निछावर करता रहता था। ये सब देख मीरब दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती कि जिसने उसे इतने अच्छे लोगों में भेजा। दूसरी तरफ नाजिश भी बहुत खुश थी। उसका शौहर भी उसका बहुत ख्याल रखता था। फिर वो दिन आया जिसका सब बेसब्री से इंतज़ार था। मीरब ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। सब बहुत खुश थे। मीर हादी ने अपने बेटे को उठाया और उसका नाम मीर हमज़ा रखा। सब देखकर मुस्कुरा दिए। मीरब को थका देने वाली मुसाफत के बाद उसको अपनी मंजिल मिल गई। वो मीर के साथ अब बहुत खुश थी।